हेलो स्टूडेंट्स। बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले जो हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ सैम्पल पेपर नंबर ये 1 है, क्योंकि कई सारे सैम्पल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एक्चुअली में जो बिहार बोर्ड का पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? वो होता है 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे 138 क्वेश्चन। लेकिन अच्छी बात यह है 138 क्वेश्चन में से आपको केवल 50% ही सॉल्व करने होते हैं। अब ये 38 क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपको वो समझना है। पहले जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके एमसीक्यूज़। इन 100 क्वेश्चन में आपको केवल और केवल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। उसके बाद आते हैं आपके 30 क्वेश्चन। 30 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और ये बेसिकली 2 मार्क्स का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन से। उसमें से आते हैं 8 क्वेश्चन लॉन्ग होता है जिसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन यानी कि टोटल मिला के आपको 130 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसमें से उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको आता हो। 50 क्वेश्चन, 100 में से 50 एमसीक्यूज में, शॉर्ट में से 30 में से 15 और लॉन्ग 8 में से 4। तो बिल्कुल ईजी होता है क्योंकि आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, बाकी क्वेश्चन लेफ्ट कर देना है, आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो आज इस सैम्पल पेपर में आपको पूरा पैटर्न बताऊंगा किस तरीके से उन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए प्रश्न संख्या 1 से लेके 100 तक, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देने हैं और ये ओएमआर शीट मिलेगा आपको, ओएमआर शीट में आंसर देने हैं। ठीक है, तो मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर विद आंसर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी हम ये देख लेते हैं। ठीक है, पूरा सैम्पल पेपर आपको बताना है और टाइम आपको वेस्ट ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ विद आंसर। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू शुरू है, पहला पार्ट है एमसीक्यूज का, सेकंड पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, लास्ट होगा लॉन्ग। फर्स्ट पार्ट आपको ध्यान में रखना है, मैंने 100 क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं, बट आपको 50% क्वेश्चन ही एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 50 क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, अगर कर भी दिए तो उसमें से केवल 50 क्वेश्चन के आंसर ही आपके सही माने जाएंगे, राइट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विनियोग की मात्रा में होने वाली वृद्धि के साथ साथ MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैसा होता है? ऑप्शन बी इज राइट, दैट इज घटती जाती है। जो ब्लू कलर में होगा वो राइट आंसर है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। पहले क्वेश्चन का ध्यान रखिए, क्या है? घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तह सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है। तो सामूहिक मांग से पहले का जो भी मांग होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्फीतिक अंतराल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या आनुपातिक विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका राइट आंसर होगा फ्लक्स। 4 ऑप्शन में से फ्लक्स का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, यानी किस कंडीशन में शर्त जो है फर्म का लाभ सबसे ज़्यादा होगा? ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा होगा? जहां MR और MC बराबर होते हैं और जहां MC वक्र को MR नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, उस कंडीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर A और B दोनों सही है, ऑप्शन नंबर C। फिफ्थ, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन सा रूप है? तो स्थिर विनिमय दर के रूप की अगर बात करें तो विनिमय दर की शॉर्टमार्ट प्रणाली और विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली दोनों ही स्थिर विनिमय दर की प्रणाली। ऐसे में ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए याद रखिएगा हमेशा घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित है? तो भुगतान शेष के अंतर्गत सारी मदें सम्मिलित होती है, चाहे वो दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो या पूंजी अंतरण हो। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक ही क्रेता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एकाधिकार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इन चारों में से क्या सत्य है? NNP बराबर GNP माइनस घिसावट। क्यों? क्योंकि G का मतलब होता है ग्रॉस, मतलब कुल में से घिसावट व्यय को माइनस कर देते तो आपको शुद्ध मिलता है, यानी कि NNP। राइट ऑप्शन इज सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, इनमें से सभी। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष आय, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष आय को अगर हम घटा देते हैं तो आपको प्रयोज्य आय की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। समझ में आना ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा, पढ़ के रखिएगा कि एग्जाम में से इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया सर किया, क्योंकि इसी तरह के कई सारे सैम्पल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये बिहार बोर्ड के लिए है, आप अगर यूपी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड के लिए भी आएगा, उत्तराखंड बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड का भी सैम्पल पेपर जल्द ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो एजेंट के रूप में कार्य गौण कार्य होता है, सामान्य उपयोगिता के कार्य और सामाजिक कार्य, ये तीनों ही व्यापारिक बैंकों के गौण कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब, आपको बताना, साख मुद्रा का विस्तार जब होता है जब CRR को क्या कराया जाता है, घटाया जाता है, तब बैंक रेट कम होता है। तो ऐसे में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14, जब X वस्तु की कीमत का परिवर्तन Y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब यह मांग कहलाती है। कैसी मांग? एक वस्तु की परिवर्तन का कीमत का दूसरी वस्तु की मांग पर परिवर्तन करना, इसको हम बोलते हैं तिरछी मांग। जैसे में ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात, लाभ, चारों में से संपत्ति स्टॉक है, बाकी सब क्या है? चर है, यानी कि प्रवाह है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? प्राथमिक घटक। प्राथमिक घटक ये बताता है कि सरकार द्वारा उधार क्यों लेके जा रहा है। एक तो ब्याज देने के लिए होता है और एक देश की विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये प्राथमिक घाटा बताता है कि विकास कार्यों के लिए लिया जा रहा है या फिर ब्याज के लिए लिया जा रहा है। राइट, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर कैसा होता चला जाता है? उत्पादन में वृद्धि होती रहेगी तो कुल लागत और कुल स्थिर लागत का अंतर हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों ही अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है? राजकोषीय उपाय, मौद्रिक आय, दोनों ही न्यून मांग को ठीक करने के लिए जो है राजकोषीय जो है आय जो है उसके द्वारा, सरकार के द्वारा, और मौद्रिक उपाय जो है किसके द्वारा? ये उपाय नहीं है बेटा, ये आय गलत लिखा हुआ है, ये आय नहीं है, दोनों जगह ये लिखा होगा उपाय, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान में रखिएगा। राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय दोनों लिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है? व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं के आयात और निर्यात से, क्योंकि व्यापार संतुलन में केवल जो है दृश्य वस्तुओं को शामिल किया जाता है, दृश्य वस्तु के आयात और निर्यात का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है गोसेन, H गोसेन ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ऑप्शन नंबर बी। ES यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको बोलते हैं पूर्ति लोच, बराबर जीरो का अर्थ क्या है? कि पूर्ति की लोच कैसी होती है? पूर्णतः बिलोचदार होती है। जीरो का मतलब कोई परिवर्तन ना होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः बिलोचदार। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? बिल्कुल ऑब्वियसली आप सबको पता होगा इसका आंसर, केंद्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी। 24, मांग में संकुचन तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कीमत के बढ़ने से वस्तुओं की मांग ऑटोमेटिक घटती चली जाती है, तो ऐसी स्थिति को मांग में कमी होती है, मांग का संकुचन होता है। राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, कैसी? आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच हमेशा शून्य होती है, क्योंकि बहुत जरूरी है, कीमत में परिवर्तन से इसकी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? ये तो रट लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 27, पूंजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सरकारी सौदे, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, यानी कि तीनों ही पूंजी खाते में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर निजी क्षेत्र भी काम करे और सार्वजनिक क्षेत्र भी काम करे, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? अगर मुद्रा के गौण कार्य की बात करें तो गौण कार्य में स्थगित भुगतान, मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण तीनों ही शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्ति स्वयं मांग का निर्माण करती है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया? इसको याद रखिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, खासकर स्टेटमेंट। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें से ये स्टेटमेंट भी और दिए देने वाले थे प्रोफेसर JV से, ठीक है ना, JV से, जिसे से का बाजार नियम के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 31, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन होना, साख की राशनिक करना, प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये तीनों ही जो है साख नियंत्रण की गुणात्मक उपाय के अंतर्गत आता है। ऐसे में ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? लोचपूर्ण विनिमय दर की अगर बात करें, ये सरल प्रणाली है, सतत समायोजित हो जाता है, भुगतान संतुलन में सुधार होता है इससे, यानी कि तीनों ही सब सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। घिसावट बैग किस में शामिल रहता है? घिसावट बैग शामिल होने से ये जो मूल्य होता है ना, ग्रॉस हो जाता है, सकल बोलते हैं, जी फॉर ग्रॉस, यानी कि यहाँ पर जी केवल किस में? ऑप्शन नंबर ए में है। ऐसे में राइट आंसर इज ए, GNP/MP। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता कहते हैं, क्योंकि सभी इकाइयाँ शामिल होती है, सब मतलब टोटल। टोटल किस में आता है? इसमें कुल में आता है, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कुल उपयोगिता। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है? ये केवल एक ही बाजार हो सकता है, पूर्ण प्रतियोगिता, जहां पर MR और AR दोनों बराबर होता है, दैट इज पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर ए। करेंसी जमा अनुपात बराबर है किसके? करेंसी जमा अनुपात का फार्मूला होता है CU। CU का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक की जनता के पास जमा, अपॉन DD। DD का मतलब होता है जनता का कमर्शियल बैंक के पास जमा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा? इसमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? संपत्ति कर और आयकर दोनों ही प्रत्यक्ष कर है, ऐसे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या किस नियम के अंतर्गत होती है? क्वेश्चन नंबर 38 है। तो अल्पकालिक उत्पादन फलन की बात करते हैं तो ये जो उत्पादन फलन का नियम है, इसको बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जहां पर उत्पत्ति के नियम को पढ़ा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। संतुलन की स्थिति में क्या होता है? ठीक है ना, विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है, ना ही फर्म ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां सब कुछ संतुलित होता है उसे संतुलन की स्थिति कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से कोई एक सही होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि MPC और MPS दोनों को ऐड करेंगे तो वो एक के बराबर होता है, और ये केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। MR क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है ना, यानी कि MR को कैसे लिखा जाता है? MR मार्जिनल रेवेन्यू, और ये फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q के द्वारा, यानी कि कुल आय में परिवर्तन डिवाइडेड बाय कुल मात्रा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत सभी अनुशासित बैंक भी आते हैं, सहकारी बैंक भी आते हैं, कमर्शियल बैंक भी, सभी प्रकार के बैंकों को शामिल किया जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है किसके द्वारा? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 44, समरूप उत्पाद विशेषता। समरूप, इसको समुत्पाद भी कहते हैं, केवल पूर्ण प्रतियोगिता। क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में ही केवल एक ही वस्तु की एक ही जैसी इकाइयों का उत्पादन होता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45, क्लासिकल विचारधारा किस अवधारणा पर आधारित है? क्लासिकल प्रतिष्ठित विचारधारा भी कहा जाता है। से का बाजार नियम, मजदूरी दर की पूर्ण लोचशीलता, ब्याज दर की पूर्ण लोचशीलता, ये तीनों ही प्रतिष्ठित विचारधारा के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। निम्नलिखित में सही कौन है, यानी कि कौन सा सही है? TVC इक्वल टू TC माइनस TPC, यानी कि TVC कैलकुलेट करने का फार्मूला ही सही है, बाकी सारे फार्मूले यहाँ पर गलत दे रखे हैं, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है? वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों की बात करें
तो दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान मूल्य का अभाव, ये तीनों ऑप्शन सही है। यानी कि जब तीनों सही है तो डी ऑप्शन राइट होगा इनमें से सभी। बजट प्राप्तियों का संगठन कौन है? बजट प्राप्तियों के संगठक, बजट प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां भी आती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां भी आती हैं, यानी कि जब दोनों सही है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ए और बी दोनों। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? उपयोगिता की अगर विशेषता की बात करें तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फर्म का लाभ किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है? सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होना चाहिए और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। ये दोनों ही शर्त पूरी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये हर किसी को पता होना चाहिए, इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए आपके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? सरकार की पूंजीगत व्यय जो ऐसे व्यय होते हैं जिससे सरकार के असेट्स और लायबिलिटी यानी कि संपत्तियां और दायित्व प्रभावित होते हैं, जिसमें व्यय का भुगतान होता है। ठीक है, मकान का किराया, मशीनरी व्यय, इनमें से सभी। तो आप अगर बात करें निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है, तो इसमें जो पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो बेटा ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक लाइन नहीं लिखा गया, इसमें से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है होगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ब्याज का भुगतान जो है पूंजीगत व्यय नहीं है, क्योंकि ये जो है राजस्व व्यय है। ठीक है, बाकी मकान का किराया और मशीनरी व्यय ये दोनों ही पूंजीगत व्यय के अंतर्गत है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय नहीं है, ये राइट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। सामान्य वस्तुओं की मांग वक्र हमेशा ऊपर से नीचे इस तरह से होती है, इसको ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, उपयोगिता का संबंध किसके साथ होता है? उपयोगिता का संबंध मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से होता है। उपयोगिता मतलब किसी वस्तु की वह शक्ति होती है जिससे किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 55, अवसर लागत क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अवसर लागत वह विकल्प होता है जिसका परित्याग किया जाता है किसी दूसरी वस्तु की वृद्धि करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 56, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस बिंदु पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 57, स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? अगर स्थायी की पूंजी के उपभोग का मतलब होता है कि स्थिर पूंजी का मूल्य कम हो रहा है और ऐसी स्थिति को मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं, दैट इज बी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है? नाम से मतलब सेंट्रल बैंक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंट्रल बैंक नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक व्यापारिक बैंक होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सही संबंध है, यानी कि कौन सा जो है सही बताता है? सीमांत आगम बराबर औसत आगम पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। कुल आगम बराबर सीमांत आगम, ये कभी नहीं हो सकता है, यानी कि ए और बी, ये जब बीज नहीं हो सकता बाकी तो सब बेकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सीमांत आगम और औसत आगम आपस में बराबर होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 60, विदेशी मुद्रा की मांग और विनिमय दर में क्या संबंध होता है? तो राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को दर्शाता है? अगर खुली अर्थव्यवस्था की बात करें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निजी उपभोग व्यय, निजी निवेश व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, डी। उपभोक्ता वस्तु से अभिप्राय ऐसी स्थिति है जिसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उस स्थिति को उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहा जाता है। पूर्ति के संकुचन का कारण कौन होता है? वस्तु की कीमत की कमी के कारण पूर्ति में संकुचन, की वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो उत्पादक जो है कम पूर्ति करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64, किस उद्देश्य के लिए खरीदी गई वस्तु अंतिम वस्तु होती है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फर्म में निवेश के लिए खरीदी गई वस्तु अंतिम वस्तु होती है, क्योंकि इसका प्रयोग पुनः उत्पादन कार्यों में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब सी। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किसकी में वृद्धि होती है? अगर सामूहिक मांग में वृद्धि होती है तो ऐसे में रोजगार, उत्पादन और आय तीनों चीज़ों में वृद्धि होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। पूंजी बजट शामिल करता है किसको में? पूंजी बजट शामिल करता है पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय दोनों को, ठीक है ना।
क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व आय तो राजस्व बजट में शामिल होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है? तो उत्पादन फलन को व्यक्त करने का काम करता है ऑप्शन नंबर बी, क्यू एक्स इक्वल टू एफ ब्रैकेट ए बी सी डी, जहाँ पर ए बी सी डी साधनों की मात्रा को बताता है। क्योंकि उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों के बीच में संबंध व्यक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 68, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे क्या जाता है? संतुलन स्तर से पहले अगर पूर्ण रोजगार निर्धारित होता है तो इसे हम न्यून मांग की दशा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। भुगतान संतुलन की कौन सी विशेषता है? भुगतान संतुलन जो है एक देश का दूसरे विदेशों के साथ किए गए व्यापार का क्रमबद्ध लेखा होता है, निश्चित समय अवधि के लिए होता है, व्यापकता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता का और मूल्य दोनों आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, सीमांत उपयोगिता और वस्तु का मूल्य की मिलने वाली सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है कहाँ पर? मांग और पूर्ति बलों के द्वारा। ठीक है ना, जहाँ पर दोनों आपस में बराबर हो। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है? पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति में ए आर और एम आर दोनों ही स्थिर रहता है, यानी कि दोनों ही बराबर होता है। ए आर इक्वल टू एम आर होता है। प्राथमिक घाटा किसे बोलते हैं? इसमें से कौन सा प्राथमिक घाटा को बताता है? वित्तीय घाटा, इसको राजकोषीय घाटा भी कहा जाता है। वित्तीय घाटा में से ब्याज के भुगतान को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे प्राथमिक घाटा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। धातु मुद्रा, इसमें से कौन सी धातु मुद्रा को बताता है? इसमें से तांबा ही है जो धातु है, और जो धातुओं से बनी होती है उसे धातु मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, बैंक दर को और किस नाम से जाना जाता है? बैंक दर कटौती की दर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नगद कोष दर का मतलब होता है CRR, वो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे होता है? रोजगार सिद्धांत जो है एक समष्टि अर्थशास्त्र का अंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 77, पूर्ति लोच की माप किस सूत्र से ज्ञात की जाती है? पूर्ति लोच की माप की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। ऑप्शन नंबर ए। 78, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं, इसमें से कौन सा जो है एकाधिक फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है? औसत आय बराबर सीमांत आय, औसत आय बराबर सीमांत लागत, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगन वक्र नीचे से काटे। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा गलत हुआ है। इसका मतलब जो राइट आंसर है कि सीमांत आय और सीमांत लागत, सीमांत आय और सीमांत आय दोनों बराबर एकाधिकारी में बात करते हैं, तो संतुलन लागत नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 79, बजट है सरकार के आय और व्यय का ब्यौरा होता है, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज है, सरकार के नए कार्यों का विवरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80, एक वस्तु की 5 इकाइयाँ बेचने पर कुल संप्राप्ति यानी कि कुल आय 100 रुपये है। 6 इकाइयाँ बेचने पर सीमांत संपत्ति 8 रुपये है, तो 6 इकाइयाँ किस कीमत पर बेची जाएंगी? तो 6 इकाइयाँ किस कीमत बेची जाती है? तो कैलकुलेट करेंगे तो आप ये आएगा जो है 18 प्रति इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा कथन सही है? इसमें से फार्मूला दे रखा है के मतलब गुणक का, और गुणक का फार्मूला केवल डी वाला सही है, के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। डी ऑप्शन इज राइट। राजकोषीय घाटा किसके समान है? राजकोषीय घाटा जो है प्राथमिक घाटा और ब्याज के भुगतान का टोटल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जब 100 इकाई उत्पादन करने की कुल स्थिर लागत 30 हो तो औसत परिवर्ती लागत 3 हो, तो कुल लागत कितनी होगी? कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? वो कैलकुलेट हो जाएगा। कुल स्थिर लागत 30 है और औसत परिवर्ती लागत 3 हो, तो कुल लागत आपको बराबर होगी किसके? तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है कि औसत परिवर्ती लागत दे रखा है, तो Q मल्टीप्लाई बाई औसत इक्वल टू होता है कुल, यानी कितना हो जाएगा 300, और प्लस कुल स्थिर लागत कितना है 30, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 330। राइट ऑप्शन इज डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 84, आयकर का लाभ प्राप्त होता है किसको? आयकर का लाभ हमेशा केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। मांग की लोच की माप किस विधि से की जाती है? मांग की लोच की माप व्यय विधि, प्रतिशत विधि, बिंदु रीति विधि, तीनों से की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अविस्फीतिक अंतराल माप बताता है किस चीज़ को? न्यून मांग को बताता है। अविस्फीतिक अंतराल न्यून मांग को बताता है और स्फीतिक अंतराल अधिक मांग को बताता है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट 86 का। क्वेश्चन नंबर 87,
केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्र सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंक, नोट जारी करना, ये तीनों ही केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत क्या है? विदेशी विनिमय की मांग के प्रमुख स्रोत है विदेशों से वस्तु सेवाओं का आयात होना, विदेशों में निवेश किया जाना, विदेशों में भेंट करना, ये तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। गोईपोरिया समिति किस वर्ष गठित हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। गोईपोरिया समिति 1985 में गठित हुई थी। पूर्ति में वृद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? पूर्ति में वृद्धि की अगर बात करें, करों में कमी पूर्ति में वृद्धि कराता, तकनीकी प्रति इसमें सही, अनुदान में कमी जो है कारण नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अति परवलयाकार मांग वक्र निम्नलिखित इसमें से क्या दिखाता है? अति परवलय हमेशा इकाई मांग लोच को दिखाता है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इकाई मांग लोच। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता एक आर्थिक एजेंट होता है जो अर्थव्यवस्था में अपनी कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सभी आर्थिक समस्याओं का कारण क्या है? सीमित समस्याएं, सीमित साधन, असीमित इच्छाएं, सीमित साधन, विभिन्न प्रधानता। ठीक है ना, तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वस्तु है? टेलीविज़न, हवा, रोशनी, नदी का पानी, ये सारी प्राकृतिक साधन, यानी कि टेलीविज़न जो है आर्थिक वस्तु है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सेवा के उदाहरण है? सेवा की बात करते हैं, चिकित्सकों का कार्य, अध्यापकों का कार्य और वकीलों का, तीनों ही सेवा का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है किस पर? पूंजी संसाधन पर, बाजार के आकार पर, प्राकृतिक खनिज पर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 96 का डी। 97, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं? अगर अप्रत्यक्ष कर की बात करें, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और वस्तु सेवा, तीनों अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर नहीं। निम्नलिखित में से कर की विशेषता क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है, बिल्कुल सही। कर सामान्य हित के लिए होता है, बिल्कुल सही। कर वैधानिक होता है, ये भी सही। जब तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इनमें से सभी। बाजार नियम संबंधित है, बाजार कीमत संबंधित है किससे? बाजार में कीमतें हमेशा क्या होती है? अप डाउन होती रहती है कुछ ही समय के अंदर। ऐसे में बाजार कीमत समय है अति अल्पकाल के, क्योंकि ये तुरंत परिवर्तित होती रहती हैं। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या है? राष्ट्रीय आय से अभिप्राय है घरेलू विदेशों से धन प्राप्त शुद्ध कारक आय के जोड़ से। राष्ट्रीय आय में घरेलू आय भी शामिल होती हैं और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये है आपका सेक्शन 1, जहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 में से आपको अटेम्प्ट करने 50 और बाकी 50 को क्या कर देना है? छोड़ देना है। ध्यान में, इसको नहीं करना है, अब 50 करने हैं। ठीक है ना, और आपको मैंने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इनमें से पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चन इसमें से जरूर फंसेंगे। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। ठीक है ना, सेक्शन बी, और सेक्शन बी में को टोटल मिला के आपको जो है 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको आंसर उतना ही देना है जिससे आंसर कंप्लीट हो जाए, शॉर्ट से शॉर्ट। ठीक है, 2 नंबर का है, आपको उससे ज़्यादा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अति लघु उत्तरी की बात करते हैं, और ये लघु उत्तरी है, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का है, तो आपको 2 नंबर के हिसाब से आंसर देना है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट से शॉर्ट लिखा है। आप चाहते हैं इसमें एक लाइन बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन, इसमें से 15 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, मांग के 2 निर्धारक तत्व बताइए। मांग के 2 निर्धारक तत्व होते हैं वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, आदत एवं फैशन। और आपको जो 2 याद है वो 2 आप लिख दीजिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, उत्पादक संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र उन 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाली रेखा है, जिन्हें एक उत्पादन संस्थान या अर्थव्यवस्था में दिए हुई संसाधनों और तकनीकी ज्ञान द्वारा एक समय विशेष पर उत्पादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मांग में वृद्धि से कीमत कैसे प्रभावित होती है? यदि बाजार में वस्तु मांग में वृद्धि होती है तो उसकी तुलना में उसकी पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी दशा में वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक समस्या की 2 विशेषता स्पष्ट कीजिए। आर्थिक समस्या की 2 विशेषताएं हैं, संसाधनों की सीमितता के कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होना
और आर्थिक समस्या चुनाव को जन्म देती है। ये दोनों आर्थिक समस्या की विशेषताएं हैं। व्यापारिक बैंक के दो प्रमुख कार्य बताइए। व्यापारिक बैंक के दो कार्य हैं, जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करना और उनकी मांग पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 6, संतुलन भुगतान से क्या अभिप्राय है? भुगतान संतुलन है, भुगतान शेष भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित समय अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या प्राप्तियों व भुगतानों का विवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्र सरकारी बजट के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। सरकारी बजट के दो प्रमुख उद्देश्य हैं, जीडीपी वृद्धि दर में तेजी लाना और आय एवं संसाधनों का पुनर्वितरण करना। कीमत विभेद से क्या अभिप्राय है? विक्रेता द्वारा किसी एक वस्तु को विभिन्न उपभोक्ताओं को विभिन्न अलग अलग मूल्य पर बेचा जाना ही कीमत विभेद कहलाता है। 9, व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति में अंतर बताइए। व्यक्तिगत पूर्ति की स्थिति में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, बाजार में नहीं। बाजार में केवल एक ही विक्रेता के द्वारा वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने की मात्रा को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं, जबकि बाजार में मौजूद सभी विक्रेताओं की द्वारा बेची जाने की कुल मात्रा को बाजार पूर्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मांग की कीमत लोच की किन्हीं 3 श्रेणियों के उल्लेख कीजिए। 3 श्रेणियाँ बतानी है, जिसमें सापेक्षता लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग और सापेक्षता बेलोचदार मांग है। उसके बारे में एक एक लाइन आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र में अंतर बताइए। प्रकृति तथा कृषि उत्पाद से जुड़े क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, जबकि वस्तु निर्माण से जुड़े क्षेत्र को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। 12, निजी क्षेत्र के बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्या नए दिशा निर्देश है? अगर दिशा निर्देश की बात करें तो आंसर लिखेंगे कि निजी क्षेत्र के बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देश है। नए नियमों के तहत आरबीआई ने बैंकों में प्रोमोटरों की हिस्सेदारी की सीमा 15% से बढ़ाकर 26% किया है और बैंकों के पास कम से कम 1000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट रखिए या लिख के रखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। घटते प्रतिफल के नियम व ह्रासमान प्रतिफल के नियम से क्या अभिप्राय है? आंसर आपके सामने है। उत्पत्ति के अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपज घटने लगती है। उत्पत्ति के इसी नियम को ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विदेशी विनिमय की मांग के 2 स्रोत बताइए। अगर विदेशी विनिमय की मांग के स्रोत की बात करते हैं, वस्तुओं सेवाओं का आयात करना और विदेशों में किए जाने वाला निवेश जो है विदेशी विनिमय की मांग को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सीमांत आगम के विचार को स्पष्ट कीजिए। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त आय को हम सीमांत आय कहते हैं। इसके बारे में आप 1-2 लाइन और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सम विच्छेद बिंदु क्या है? विक्रय अथवा उत्पादन की वही मात्रा जिस पर ना लाभ होता है ना ही हानि होती है, उसे हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर कुल आय कुल लागत के बराबर होती है। मुद्रापूर्ति की M3 माप क्या है? मुद्रापूर्ति की M3 माप वो माप है जहाँ पर मुद्रापूर्ति की M1 और साथ ही साथ बैंकों के पास सावधि जमा शामिल होती है, उसे मुद्रापूर्ति की M3 माप कहा जाता है। आप डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है? अगर सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता के संबंध की बात करते हैं तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला, जब MU धनात्मक होती है तब TU बढ़ती है, जब MU शून्य होती है तो कुल उपयोगिता यानी कि अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, ब्याज दर और बैंक दर में क्या अंतर है? अगर बैंक दर और ब्याज दर में अंतर की बात करें, जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक ऋण देती है उसे बैंक दर कहते हैं और जिस दर पर जनता को व्यापारिक बैंक ऋण देती है उसे हम ब्याज दर के नाम से जानते हैं। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति जब उसकी कुल मांग उसकी कुल पूर्ति से अधिक होती है, ऐसी स्थिति को अतिरिक्त मांग की स्थिति कहा जाता है। अवसर लागत से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले वस्तु की मात्रा में जो त्याग करनी पड़ती है तो त्याग की इसी मात्रा को अवसर लागत के नाम से जाना जाता है। मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह के बीच में एक प्रमुख अंतर बताइए।
आप दोनों की मीनिंग को बता दीजिए। उसका अंतर कि 2 नंबर का है तो बहुत बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है उतना आप बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जेबीसी के बाजार नियम की व्याख्या कीजिए। अगर जेबीसी के बाजार नियम की बात करें तो जेबीसी के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। मतलब एक और उत्पादन में वृद्धि होता है तो दूसरी ओर साधनों में की जाने वाली आय के रूप में मांग में भी वृद्धि होता है। तो पूर्ति में वृद्धि ही मांग को जन्म देता है, इस नियम के अंतर्गत कहा जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या अभिप्राय है? कुल आय और कुल उपभोग के बीच में अनुपातिक संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है, जहां पर एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र की अगर विशेषताओं की बात करें तो ये अर्थव्यवस्था की सामूहिक समस्याओं का अध्ययन करता है। दूसरा, ये समस्याओं के संबंधित चरों का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय और सरकारी बजट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्यापार चक्रों को परिभाषित कीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समांतर पर आर्थिक क्रियाओं में होने वाले बदलाव को व्यापार चक्र कहते हैं, जिसमें मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति दोनों शामिल होती है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अर्थशास्त्र में सीमितता का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र के अनुसार मांग की तुलना में किसी वस्तु की पूर्ति का कम होना ही सीमितता कहलाता है। मतलब किसी वस्तु की जितनी मांग होती है, अगर बाजार में उसकी पूर्ति उससे कम होती है तो ऐसी स्थिति को हम सीमितता के नाम से जानते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब जब अर्थव्यवस्था में एक और कुशल नागरिक न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होता है किंतु उन्हें कार्य नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति को अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। 29, एकाधिकार प्रतियोगिता की 2 विशेषताएं। एकाधिकारी प्रतियोगिता वैसे विशेषताएं कई सारी है, आपको 2 विशेषता लिखनी है 2 नंबर के अंतर्गत, ठीक है। एक, एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तु विविधीकरण होता है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि विक्रय लागत बहुत अधिक होती है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के 2 गौण कार्य बताइए। मुद्रा के अगर गौण कार्यों की बात करें, इसमें स्थगित भुगतान के माध्यम, क्रय शक्ति का संचय 2 प्रमुख गौण कार्य, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, 3 में से ध्यान में रखिए एग्जाम में आपको केवल 15 अटेम्प्ट करने हैं। मैंने 30 के 30 क्वेश्चन बताए, बट आपको केवल 15 आंसर ही लिखने हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे सेक्शन की, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 31 से 38 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में से केवल 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। लॉन्ग है, 5 नंबर का है तो थोड़ा लंबा लिखना है, मतलब एक पेज का। तो मैं आपको सारे आंसर दिखा रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और ताकि आप इसके आंसर इजीली एग्जामिनेशन में कर सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, संतुलन भुगतान संतुलन क्या है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के किन्हीं 4 तरीकों का वर्णन कीजिए। देखिए मैं आपको स्क्रॉल करके बता रहा हूँ, आप इसको नोट करके रखिए। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे निर्धारित होता है? वर्णन कीजिए। 5 नंबर का है, यहाँ पर भी एक पे लिखना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा वैसे भी हो रहा है, तो इसलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना होता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर आपको उदाहरण देना, साथ ही साथ इसका ग्राफ भी तैयार करना होगा और बाद में इस ग्राफ को आप जो है अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मांग की कीमत लॉस को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। और इसके प्रमुख तत्व जो है मांग की कीमत को प्रभावित करने वाले, जिसमें वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न का होना, वस्तु के विभिन्न प्रयोग, वस्तु के उपभोग का स्थगित होना, ये सब वस्तु की मांग को क्या करते हैं? प्रभावित करती है। संयुक्त मांग का होना, तो इन सब के बारे में आप कम से कम 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34, घरेलू उत्पाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में अंतर बताना है। सबसे पहले तो आप घरेलू उत्पाद की अवधारणा की बात करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है,
उसके बाद इसके अंतर, क्योंकि 5 नंबर है, कम से कम 2 से 3 अंतर तो आपको बताना ही होगा, ठीक है ना। और उनके अंतर को आप इस तरह बॉक्स में बंद करके लिखेंगे। देखिए दोनों मैंने जो है बॉक्स में अंतर को बंद करके बताया है, पहला अंतर, दूसरा, और कम से कम 3 अंतर बताएंगे, ठीक है। इससे आपको 9 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। आपको केंद्रीय बैंक की परिभाषा बतानी, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, और उसके बाद क्योंकि 5 नंबर है, कम से कम 5 कार्य तो बताइए। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, जिसमें नोटों का निर्गमन, सरकार का बैंकर, बैंकों के बैंक के रूप, और इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, क्या होता है ये कार्य, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य, और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग को नियंत्रित करने के विभिन्न मौद्रिक उपाय। अतिरिक्त मांग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसके उपाय, मौद्रिक उपाय बताना है केवल, क्योंकि इस पर राजकोषीय उपाय भी आता है, आपको केवल मौद्रिक बताना है, ठीक है ना। अतिरिक्त मांग किसे कहते हैं, केवल उसको बताइए 1-2 लाइन में, उसके बाद उसके उपाय की बात करते हैं। अगर उपाय की बात करते हैं तो इसके मौद्रिक उपाय को 2 कैटेगरी बांटा जाता है, एक मात्रात्मक, ठीक है ना, मात्रात्मक उपाय, और ये मात्रात्मक उपाय लिख दीजिए सारे, और फिर गुणात्मक उपाय भी इसके अंतर्गत आप लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद हम आगे क्वेश्चन की बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, लोचशील विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोषों के बारे में बताइए। लोचशील विनिमय दर के कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष। सबसे पहले तो लोचपूर्ण प्रणाली क्या होती है उसको बता दीजिए, लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली। फिर इसके गुणों के बताइए, जिसमें सरल प्रणाली, सतत समायोजन, आश्रित कोषों की अनिवार्यता को कमी, और उसकी कमियों को भी बताना है, जिसमें निम्न लोच अनिश्चितता उत्पादन करती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापक अस्थिरता, ये इसके दोषों में आ जाता है, 3 दोष, और साथ ही साथ 3 जो है आप क्या लिख दीजिए, गुण लिख दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, एक वस्तु बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्व को बताइए, ठीक है ना। बाजार में वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इसमें वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, ऋतु में परिवर्तन, और जनसंख्या में परिवर्तन, ये प्रमुख कारक है जो बाजार में बाजार मांग को प्रभावित करती है। ये कंप्लीट जो है आपके क्या है, टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हुए, 138 क्वेश्चन है ये, तो ध्यान में रखिएगा 138 क्वेश्चन में आपको केवल 50% क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। पहले सेक्शन में 100 में से 50, दूसरे सेक्शन में 30 में से 15, और लॉन्ग क्वेश्चन में 8 में से केवल 4, तभी जाके आपको जो है मार्क्स पूरे मिलेंगे। ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट कीजिए अपने डाउट्स को पता करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।